जय हिंद साथियों। आज मैं आपको एक शानदार किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा किस्सा जो मुझे लगता है हर किसी को जानना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है, देयर इज नो डाउट। विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, सैकड़ों प्रकार की जातियां हैं, कबीले हैं, आदिवासी हैं, और त्योहार हैं, तरह तरह के रीति रिवाज हैं, तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स जो ड्रेसेस हैं वो हैं, और तरह तरह की भाषाएं हैं। आज मैं आपको भारत में भाषा, जो एक लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। और इतिहास के जो कुछ पन्ने हैं वो हमें क्या बताते हैं भाषाओं के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। किसी भी देश या किसी भी राष्ट्र की एक भाषा होती है जो एक प्रतीकात्मक होती है, एक व्यवहारात्मक कार्य वो संपन्न कराती है किसी भी राष्ट्र में। और किसी भी राष्ट्र की एक जो भाषा होती है, जैसे हम राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, उसका महत्व क्या होता है, वो क्यों जरूरी है। अब पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी कि भाषा का महत्व क्या है। जापान जापानीज, फ्रांस फ्रेंच, ब्रिटेन इंग्लिश, इटली इटैलिक, पुर्तगाल पुर्तगीज, जर्मनी जर्मन्स। तो ये सारे के सारे देश आप जब देखते हैं या इनके बारे में सुनते हैं तो आपको एक भाषा भी याद आती है कि हाँ, इनकी अपनी एक भाषा है। ऐसे ही जब देश आजाद हुआ तो देश जब आजाद हुआ तो उसके सामने भी ये एक समस्या पैदा हुई कि अगर कोई भारत का नाम सुने तो सुनने के बाद उसे किस प्रकार की भाषा समझ में आनी चाहिए, किस भाषा की याद सबसे पहले आनी चाहिए। क्योंकि 200 वर्षों की गुलामी के बाद जब देश आजाद हुआ तो अधिकतर जो कामकाज उसमें हुए, संपन्न हुए, वो अंग्रेजी में होते थे, इंग्लिश में होते थे। ब्रिटानिया हुकूमत या ब्रिटिश जो एम्पायर था वो अपने अधिकतर कामकाज वो इंग्लिश में करता था। तो जितने भी ऑफिशियल कामकाज थे, ऑफिशियल मतलब जितने भी दस्तावेज, विभागीय दस्तावेज थे, वो सारे अंग्रेजी में ही होते थे। और इसी बीच में आप देखेंगे कि जब जो प्रोटेस्ट होते थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो या तो उर्दू को यूज करते थे या हिंदी को यूज करते थे, या इससे मिली जुली भाषा हिंदुस्तानी उसको यूज वो किया करते थे। क्योंकि विभाजन हुआ और उर्दू पाकिस्तान चली गई और भारत में हिंदी का जो वर्चस्व था, जो बोलबाल था, एक बड़ा वर्ग उसको फॉलो कर रहा था। अब कहानी ही समाप्त नहीं होती है। जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो इस बैठक में भी चर्चा होने लगे कि भाषा भारत की कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि भारत में आप देखेंगे इंडो आर्यन और द्रविड़ जो भाषा ग्रुप हैं, ये सबसे बड़े ग्रुप्स हैं जो बड़ी तादाद में बोले जाते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रो और इंडो बर्मा, ये अन्य समूह हैं भाषाओं के जिनमें भी भाषा वर्ग शामिल होते हैं। लेकिन द्रविड़ और ठीक है इंडो आर्यन जो ग्रुप्स हैं, यहाँ बहुत बड़े वर्ग हैं भाषाओं के। अब यहाँ पर समस्या ये थी कि भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज या भारत की जो राष्ट्रीय भाषा कौन सी होनी चाहिए, बड़ी चर्चाएं इसमें छिड़ी। लेकिन नेहरू जी का ये मानना था कि भाषा के आधार पर भारत में ना तो राज्य बनने चाहिए, ना ही कुछ और डिमार्केशन होना चाहिए। जबकि और बहुत सारे नेताओं का मानना था कि नहीं, भाषाओं को भी महत्व देना है और भाषाओं के आधार पर भी ये सब राज्यों का समारोह या वितरण कर देना चाहिए, बेहतर होगा। अब ये सारी समस्या हमारे सामने थी क्योंकि अब संविधान सभा बन रही, संविधान सभा चल रही थी और संविधान का निर्माण हो रहा था। लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि ये भी बराबर एक मुद्दा उनके जहन में था कि किस तरह से ठीक है भाषा को, ऑफिशियली भाषा को डिक्लेयर किया जाए। तो वर्ष 1949 का समय था और इस बात की पुष्टि की गई कि 26 जनवरी 1950 को ठीक है हमें हिंदी को डिक्लेयर कर देना है कि राष्ट्रीय भाषा। लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारे जो भाषा समूह थे जो विभिन्न राज्यों से आते थे, जैसे कि सौराष्ट्र, गुजरात और मराठा वहां बोला, जब मराठी बोली जाती थी। आप मद्रास ले लीजिए, तमिल और तेलुगु वहां पर था। मैसूरू कर्नाटक कन्नड़ वहां बोली जाती थी। और केरला यानी कि मलयालम वहां मौजूद थी, उड़िया उड़ीसा, मतलब ये बहुत सारी भाषा आप देखेंगे वहां पर। तो अब ये भी कॉन्फ्लिक्ट था कि क्या किया जाए, क्योंकि विरोध तो पहले से ही हो रहा था, आजादी से पहले से विरोध था कि एक भाषा को थोपा नहीं जा सकता। अब यहाँ सवाल ये बड़ा बेहतरीन तरह से आ गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को इस बात को महसूस किया गया कि कभी राष्ट्रीय भाषा डिक्लेयर करने का सही समय नहीं है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक 15 साल का ग्रेस पीरियड, 15 साल का ग्रेस पीरियड और आगे एक्सटेंड किया जाए ठीक है भाषा को लेकर। क्योंकि सारे कामकाज इंग्लिश में थे और आप सडनली ठीक है उसको हटा नहीं सकते थे, सडनली हटा नहीं सकते थे, आपको कुछ समय चाहिए होता है। तो एक चरणबद्ध तरीके से फेस आउट आपको करना था, एक सिस्टमेटिक तरीके से। तो 26 जनवरी 1950 को 15 साल का ग्रेस पीरियड और दिया गया अंग्रेजी को कि भाई धीरे धीरे इसको हम अपने दफ्तरों से, अपनी बोलचाल से सबको हटा देंगे। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। 15 साल ग्रेस पीरियड मिल चुका है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एग्जैक्टली पॉइंट यहाँ से आता है। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो जाता है और करीब करीब 2 बजे तक, दिन के 2 बजे तक पूरी दुनिया में ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से ठीक है और दूसरे तरीके के माध्यम से पूरी दुनिया में खबर फैल जाती है और भारत के कोने कोने में फैल जाती है कि भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है। अब जब पंडित नेहरू जी का देहांत हुआ तो उस वक्त कई बहुत बड़े इश्यूज हमारे सामने मौजूद थे जो कि सुलझाने थे। जैसे कि पहला नागा रिवोल्ट, दूसरा कश्मीर समस्या, और तीसरा ठीक है जो हमारी बाउंड्रीज थी पाकिस्तान और चाइना को लेकर, उनको सिक्योर करना। चूंकि देश नया नया आजाद हुआ था तो बहुत सारी समस्याओं से वो घिरा हुआ था, धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान पाना था। ऐसा नहीं था कि विरासत में हमें बहुत बड़ा उद्योग या बहुत बड़ा पैसा या बहुत मतलब ऐसा कुछ था नहीं, तो सब अपने दम पर ही आपको हासिल करना था। तो आप देखेंगे कि जब पंडित नेहरू जी की मृत्यु हुई तो उस वक्त अब कश्मीर का एक इशू था,
और 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो उसको लेकर भी समस्या था कि डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्रीज का क्लियरली। और नागा इश्यूज भी चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट अनस्टेबल था क्योंकि वहाँ आदिवासी समूह थे, वहाँ पर आपस में हिंसक चीजें हो रही थी, तो वहाँ पर शांति स्थापित करनी थी। और तीसरा था भाषा को लेकर, ठीक है, जो एक विवाद पैदा हुआ था उसको भी वो थामना था, उसका समाधान निकालना था। अपने जीवित रहते हुए पंडित नेहरू बहुत हद तक कामयाब हो चुके थे कि इन चीजों को वो बनने नहीं दिया, लेकिन जैसे ही डेथ उनकी होती है वहां पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं चीजें सामने निकल कर आती है। फिर बताता हूँ आपको। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की डेथ हो जाती है। अब गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चूंकि नए प्रधानमंत्री की तलाश थी, तो उसमें मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सबसे आगे आया। मोरारजी देसाई जो गुजरात से आते थे, क्लियरली उन्होंने कहा कि मैं बनना चाहता हूँ प्रधानमंत्री, लेकिन उनका व्यवहार कुछ ऐसा था कि वो सबको पसंद नहीं आता था, ठीक है। तो इस वजह से सामूहिक जो निर्णय लिया गया, उस वक्त जो भी कांग्रेस के बड़े लीडर रहे जैसे कि कामराजर और भी बहुत बड़े लीडर्स थे, उनकी सहमति से लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम आगे किया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है, प्रधानमंत्री का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, यानी कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर जो भारत के बने वो लाल बहादुर शास्त्री बने। अब इन चीजों में आप देखेंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री हिंदी बेल्ट से आते हैं, ठीक है, हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो उनको हिंदी का अच्छा कमांड है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि उनका झुकाव जो हिंदी की तरफ ही रहेगा, है ना। और जो मोरारजी देसाई गुजरात से आते हैं, तो उनका झुकाव गुजराती की तरफ रहेगा। तो ये सारी चीजें देखना, नोटिस करना। अब चूंकि लाल बहादुर शास्त्री हिंदी बेल्ट से आते हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उनका झुकाव जो है वो हिंदी की तरफ ही रहने वाला है। और मोरारजी देसाई जो आते हैं गुजरात से आते हैं, तो बड़ी सीधी सी बात है उनका झुकाव गुजराती की तरफ रहने वाला है। अब इन चीजों को बड़े ध्यान से समझना और देखना क्या होने वाला है। तो ये समस्या बहुत सारी थी देश के सामने, गरीबी है, भुखमरी है, सीमाओं का निर्धारण है, आंतरिक जो अशांति फैली उसको भी समाप्त करना है, और जो बड़े बड़े दो देशों के बीच में जो मुद्दे हैं उनको भी सुलझाना है, और भाषा विवाद भी है। अब चूंकि शास्त्री जी हिंदी बेल्ट से आ रहे हैं, तो उनकी जो तवज्जो है वो अधिकतर हिंदी की तरफ है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अब यहाँ से कहानी को देखना कि यहाँ से देखना कि 26 जनवरी 1965 को जो 15 साल का जो ग्रेस पीरियड दिया गया था वो पूरा हो रहा है, वो पूरा हो रहा है। अब चूंकि 1962 का युद्ध भी हुआ था, तो उसमें जो 26 और हमारे जो पहले प्रधानमंत्री उनका भी देहांत हो चुका है। अब दूसरे प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभाला है, उनका पहला गणतंत्र दिवस है। तो 26 जनवरी 1965 का जो गणतंत्र दिवस था वो कई मायनों में अहम बनाया जा रहा था, जिसमें आप ये मान लीजिए कि एक तो जो गणतंत्र परेड निकलती है उसे भव्य बनाना है, हथियारों की नुमाइश करनी है, और जो भाषा था यानी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर करना है, राष्ट्र की भाषा हिंदी को बनाना है। अब ये जो संदेशा था, ये हालांकि जो सांसद होते हैं उनमें तो चर्चा आम हो जाती है कि 26 जनवरी को ऐसा होने वाला है, डिक्लेरेशन हो जाएगा, 15 साल जो इंग्लिश और ग्रेस पीरियड दिए गए थे वो पूरे होने जा रहे हैं। अब यहीं से कहानी निकलती हुई हमें नजर आती है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत का एक राज्य है मद्रास, जो वर्तमान में भी तमिलनाडु कहा जाता है जिसको, और 1953 में भाषा के आधार पर श्रीरामल्लू जो एक तेलुगु थे, उन्होंने आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, उनके देहांत हुआ। उनके देहांत के बाद आप देखेंगे कि मद्रास के 2 भाग हुए, जिसमें तेलुगु बोलने वालों का जो प्रदेश था उसे आंध्र प्रदेश कहा गया, और तमिल बोलने वालों के लिए एक मद्रास राज्य जिसको आप तमिलनाडु के नाम से जानते हैं वो अलग बना। अब ये बात यहाँ से निकल के आती है कि भाषा का विरोध सबसे पहले जो हुआ वो हुआ दक्षिण भारत के तमिलनाडु से। अभी तमिलनाडु का जो भाषा का विरोध था, ये कह लीजिए कि ये एक उप क्षेत्रीय राष्ट्रवादी आंदोलन था, जो भाषा के विरोध एक हिंसक आंदोलन था। इसमें भूख हड़तालें की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की, रेल को रोका गया, हिंदी के जो साइन बोर्ड थे उनको रोका गया। कुल मिला के बहुत ही ज्यादा एक हिंसक जो प्रदर्शन हो सकता था, जिसको नजरअंदाज किया गया उस वक्त की गवर्नमेंट ने, शायद उनको अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे कैसे चीजें आगे बढ़ी, कैसे चीजें आगे बढ़ी। तो यहाँ एक चीजें बदल जाती हैं। एक बहुत बड़ी पार्टी है दक्षिण भारत की तमिलनाडु की, डीएमके, अन्नादुराई उनके एक बहुत बड़े नेता है, उसके साथ और भी हैं, पेरियार हैं, और ठीक है, और सी राजगोपालाचारी, रामास्वामी पेरियार और सी राजगोपालाचारी, अन्य लोग भी मौजूद है वहां पर। तो देखेंगे कि इस भाषा के विरोध में 26 जनवरी से पहले की बात बता रहा हूँ, 26 जनवरी से 65 के पहले की बात बता रहा हूँ, कितनी विरोध में इन चीजों की बातें निकलकर सामने आती है कि बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन हुए भाषा को लेकर खासकर। और इस विरोध में करीब करीब 66 लोगों की जाने गई, 66 लोगों की। एक मैं किस्सा बताता हूँ कि इसमें डीएमके के साथ 2 नेता थे, उनमें से एक ने तो अपने ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी थी और खुद आत्महत्या कर ली थी। और उस आत्महत्या में देखेंगे उसने कहा कि मैं तमिल भाषा को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। और एक और ठीक है व्यक्ति था जिसने कीटनाशक दवा की और अपनी जान दी, उसने भी यही कहा कि मैं तमिल भाषा को बचाने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। तो इस कदर का दीवानापन था भाषा को लेकर। अब 26 जनवरी आई, ठीक है, सरकार को ये बात माननी पड़ी, डेफिनेटली मानेगी। जब इतने बड़े लोग का हिंसक प्रदर्शन हुआ है तो सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकी सरकार ने माना। तो चलो ऐसी चीजें हैं, क्योंकि तमिलनाडु से तरह तरह की खबरें आ रही थी, और ये भी खबर थी कि भाई चलो मान लिया हमने कि शास्त्री जी कह रहे हैं कि हिंदी बड़ी तादाद में बोली जाने वाली भाषा है, और भारत एक बहुत बड़ा वर्ग हिंदी को बोलता है, जिसमें उत्तरी प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश शामिल है, उसमें बिहार शामिल है, उसमें मध्य प्रदेश शामिल है, राजस्थान शामिल है, हरियाणा शामिल है, ठीक है। क्योंकि बाद में राज्य टूटे आपस में, जैसे मध्य प्रदेश से निकलकर छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। तो ये बहुत बड़ी जो आबादी है, ठीक है, यहाँ पर हिंदी बोलने वालों की ज्यादा है। तो लेकिन उनका यही मानना था कि आप हमें कोई जबरदस्ती कोई दूसरी भाषा थोप नहीं सकते, क्योंकि दक्षिण भारत के जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे उनका सीधा मानना था कि अब हम अपनी भाषा, जो हमारा अपना कल्चर, अपना हमारा एक रिस्पेक्ट है हमारी, ठीक है, उसके अलावा अब हम हिंदी को भी सीखें। इसे तो हमारी भाषा
कमजोर पड़ जाएगी। तो यहाँ इस तरह की बातें निकल कर आने लगी और साथ में दक्षिण भारत के नेता ये भी कहने लगे कि भाई ऐसा है कि फिर अगर संख्या ज्यादा हिंदी बोलने वालों की तो फिर ये बात भी समझनी चाहिए कि आप मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्यों बना रहे हैं, आप कौवे को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दो क्योंकि कौवों की संख्या ज्यादा होती है और मोर की संख्या कम है। मतलब वो मजे लेने लगे एक तरह से हिंदी बोलने वालों के साथ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का दौर था, ये कॉन्फ्लिक्ट का दौर था, कैसे कैसे चीजें सामने निकल कर आने लगी और फिर यहाँ से सरकार को किस तरह से झुकना पड़ा। अब इसी के एवज में आप देखेंगे जब चीजें सामान्य हुई और सरकार ने कहा कि चलो ठीक है इसको हम होल्ड कर देते हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, जब सभी राज्य एक साथ एक्सेप्ट करेंगे कि कोई भाषा डिक्लेयर करनी चाहिए तभी हम इस पर आगे स्टेप लेंगे, तो यहाँ से चीजें निकलनी शुरू होती है। तो बहुत सारी चीजें सुझाई गई कि भाई ठीक है हर राज्य को अधिकार होगा कि वो अपनी भाषा में ठीक है वाद अनुवाद कर सकता है, ठीक है अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। हर राज्य को अधिकार है कि वो अंग्रेजी के साथ साथ अनुवाद करके अपनी भाषा में उसको प्रिंट करवा कर डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता है। हर राज्य को अधिकार है कि वो उस भाषा का अंग्रेजी के साथ भी उपयोग कर सकता है। तरह तरह की छूट एक तरह से राज्य को दी गई, उनके दिलों के अंदर से भय निकाल दिया गया कि हाँ भाई आप ठीक है ये ना समझे कि हिंदी आप पर थोपी जा रही है। लेकिन साथ में जो हिंदी बोलने वाले थे उनका भी एक कथन था कि भाई क्यों ना, अगर आप फ्रांस जाएंगे तो फ्रेंच आपको सीखनी पड़ेगी ना, अगर आप इंग्लैंड जा रहे हैं तो वहां पर अंग्रेजी आपको सीखनी पड़ेगी। तो ये तो औचित्य है कि भाई इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना कि उसमें बुराई की बात है। जैसे कोई बंदा बिहार से मराठी जा रहा है तो मराठी सीख लेगा, उत्तर प्रदेश से मराठी जा रहा सीख लेगा, गुजरात जा रहा है गुजराती सीखेगा, गुजरात अगर कोई बंगाल जा रहा है बंगाली सीख सकता है। मतलब ये तो एक व्यापारिक है, मतलब एक तरह से मान लीजिए भाषा क्या करता है, भाषा एक जुड़ाव है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक का और एक सोच का, एक मोहब्बत का। अगर जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से भाषा सीख सकता है। तरह तरह की बातें उस वक्त दौर में हुई और एक भाषा जो एक हिंदी को राष्ट्रभाषा डिक्लेयर करने का वक्त आया था, कहीं ना कहीं वो हाथ पे लग गया, रुक गया और इसका सीधा ग्रेड जाता डीएमके के नेताओं को, उन्होंने किस लेवल का प्रदर्शन वहां पर किया और साथ में हिंदी का मजाक भी बनाया, हिंदी में साथ में हिंदी का मजाक भी बनाया। और इसी के ही एवज में आप देखेंगे कि त्रिभाषा या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला भारत में लाया गया कि भाई हिंदी अंग्रेजी तो है, साथ में क्षेत्रीय भाषा भी आप ले लीजिए। दक्षिण भारत के लिए भी था कि भाई आप भी ऐसा कीजिए कि आप भी कोई दो लैंग्वेज पढ़ाई लीजिए, हिंदी इंग्लिश इसके अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज भी आप ले लीजिए। एक बैलेंस अप्रोच क्रिएट की गई हर राज्य के बीच में कि आप कोई भी, पहले 2 लैंग्वेज फॉर्मूला था ठीक है, लेकिन अभी बैलेंस लैंग्वेज, क्योंकि पहले 2 हिंदी इंग्लिश की बात चल रही थी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था। इसका मतलब ये था कि दक्षिण भारत के राज्यों को हिंदी भी सीखनी थी और इंग्लिश भी सीखनी थी। अब थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था कि वो अपनी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं, अंग्रेजी भी सीख सकते हैं, साथ में कोई और दूसरी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं ताकि कम्युनिकेशन इजिली कन्वे हो सके। तो ये सारी की सारी चीजें थी। तो उस दौर में सबसे ज्यादा तो राज्यों में जो निकल कर आया वो जो विरोध प्रदर्शन निकल कर आया, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि वहां तमिलनाडु भी था, आंध्रा भी था और केरला, ये 3 राज्यों में ज्यादा दिक्कत थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि हिंदी को सीखने के लिए उस दौर में लगभग सभी राज्यों ने साथ दिया। इवन दक्षिण भारत का जो राज्य केरला है वो भी बहुत आगे निकला, उसने भी हिंदी को प्रमोट किया अपने स्कूलों में अपने उसमें, जबकि तमिलनाडु इस चीज में बहुत विफल रहा। तमिलनाडु ने अपने राज्य में ना तो हिंदी पढ़ने के लिए कुछ कहा, बहुत सारी चीजें इतिहास में बताता है। तो इस तरह से जो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हुई कि भाषा लागू यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का जो उनका सपना होते होते रह गया, वो नहीं हो पाया। और फिर आप जानते हैं कि उसके कुछ महीनों के बाद जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ तो वो जो चीज थी वो बीच वहीं रुक गई। फिर वो एक कंसेप्चुअल चीज सामने आ गई, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, प्रोटेस्ट, फिर इंग्लिश को ठीक है वो कंटिन्यू जो चला, ग्रेस पीरियड और आगे बढ़ा दिया गया जब तक सारे राज्य एक्सेप्ट ना कर लें। ये बेसिक चीजें हमारे सामने निकल कर आती गई और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से रह गया। हालांकि गांधी जी ने भी एक बात सजेस्ट की थी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि हिंदी उर्दू के बीच का जो मिलन है वो एक ठीक है हिंदुस्तानी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाए। और इसके अलावा जो दौरे हुकूमत जो नेहरू जी का और शास्त्री जी के दौर में आप ये देखेंगे कि उन्होंने भी कहा कि जो हिंदी है एक्चुअल में वो प्राकृत लिपि जो भी लिपि होती है ठीक है देवनागरी लिपि, उस लिपि में वो कहीं ना कहीं संस्कृत से उसका जुड़ाव है। तो आप इसको समझिए कि जैसे कि तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, ये कहीं ना कहीं संस्कृत से जुड़ी हुई भाषा है। तो हिंदी भी है, तो बहुत सारे शब्द हिंदी के जो हैं वो संस्कृत से हैं। जैसे कि हमें मालूम है कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर आया तो उस दौर में उन्होंने हिंदी को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे ढंग से बड़े बड़े कवियों को इन्वाइट किया कि हिंदी को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए और हिंदी की जड़ों को खोद निकालिए और हिंदी को एक तरह से पॉपुलर स्टेज पर लेकर आइए ताकि लोग उसको समझें, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत एक आसान भाषा है। और दूसरी तरफ जो हिंदी की जो बॉलीवुड फिल्में थी उन्होंने भी हिंदी को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट किया, ये अपने आप में एक बहुत शानदार बात थी। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट फेज है कि 1965 जब वॉर स्टार्ट हुआ तब तो रुक गया था, फिर 1971 का जो वॉर हुआ उस टाइम पर क्या हुआ और उस टाइम पर जो बड़े बड़े भारत के नेता थे वो क्या चाहते थे और कैसे चीजें आगे बढ़ी, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज